जय श्री राम दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे। पर कल का अपना जो लाइव था हमने उस पर निष्कर्ष निकाला कि लाइव जब वीडियो चल रहा है तो वो थोड़ा के अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है वीडियो की, और कुछ चीज़ें बीच में छूट भी जा रही है। इसीलिए ये आपका जो वीडियो है ये लाइव जैसा ही है, हम इसमें ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं करेंगे। कोई माइनरी बड़ा करेक्शन होगा तो वही किया जाएगा, बाकी कोई करेक्शन नहीं होगा। तो ये लाइव ट्रेनिंग ही है। आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो टॉपिक है वो थेपड़ी के ऊपर है दोस्तों। थेपड़ी कैसे बनती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं वो हमारे साथी ईश्वर सिंह जी आपको बताएंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि थेपड़ी कैसे बनती है, और कल की जो लकड़ी थी उसमें भी एक दो पॉइंट छूट गए थे, वो भी आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देंगे। वीडियो के अंदर हमारे नंबर दिख रहे होंगे आपको, उस पर आप हमें कॉल करके भी कोई जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हो। 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट रहेंगे अपने, जो कि 6 महीने का हमने टारगेट दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि 6 महीने के अंदर ही आपको 60 प्रोडक्ट बताए जाएं। गौ हत्या पे रोक लगा, विनती करती गौशाला। तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं कि थेपड़ी कैसे बनती है। उससे पहले कल का कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो आपको दिखाते हैं। गोकाश लकड़ी के बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे बनती है, पर एक चीज़ उसमें छूट गई थी कि सुखाने का क्या तरीका है। तो आज आपको दिखाते हैं गोकाश लकड़ी कैसे सुखाई जा सकती है। तो दोस्तों ये लकड़ी जैसे बना के इधर रख दिया है, करीबन 5 से 6 घंटे बाद में इसको पलटी कर देना है। ऐसे पलटी कर देना है, जिससे होगा क्या कि नीचे कीड़े नहीं लगेंगे, नहीं तो नीचे कीड़े लग जाते हैं। ये लकड़ी 5 से 6 घंटे का समय रहेगा इसको चेंज करने का, और करीबन 2 दिन में ये सूख जाती है। और इसके क्या गुण हैं वो तो आपने कल की वीडियो में देख लिया होगा। अभी आज आपको बताते हैं कि थेपड़ी कैसे बनती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारी जानकारी। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपने पास थेपड़ी की ये रिंग है, इससे हम थेपड़ी बनाते हैं। इस रिंग का जो साइज़ है करीबन 5.5 इंच है, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ थेपड़ी बनती है। जो आप देख सकते हो ये बनी हुई थेपड़ी है, ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ है, और इसके अंदर कुछ मिलाया नहीं है, केवल देसी गौ माता का गौ में जिसको हम गोबर बोलते हैं केवल वही मिलाया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये सूखने के बाद में इसके अंदर कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं आती, क्योंकि ये देसी गौ माता का है। अगर कोई ज़्यादा ही सूंघ सकता है तो कस्तूरी की जो सुगंध होती है वो इसके अंदर आती है। दोस्तों ये आपने रिंग देख ली, इसके साथ ये 3 डाइयाँ हैं। ये एक स्वास्तिक की आप देख रहे हो, ये स्वास्तिक की है, और ये एक ओम की बनी हुई है, और ये है दोस्तों थेपड़ी के बीच में ऐसे 2 लाइनें हो जाती है, और ये 4 छेद। उसको तोड़ने के लिए ये लाइनें काम आ सकती है थेपड़ी को। और ये जो 4 छेद है कपूर डाल के घर के अंदर हम जला सकते हैं उसको। जैसे एक कोना हो गया उसके अंदर एक कपूर डाल के उसको जला दिया तो वो पूरे घर के अंदर ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है। तो अभी आपको लाइव दिखाते हैं कि ये थेपड़ी बनती कैसे है। जैसे आप इसको देख सकते हो ये अभी कल की बनी हुई है, कुछ गीली भी है, फिर भी आपको दिखाते हैं। तोड़ के ऐसे तोड़ सकते हो, ऐसे आप इसको तोड़ सकते हो, और यहाँ पे आप कपूर रख के उसको जला सकते हो। ये इसका यूज़ है। ये तो थोड़ा गीला है पर सूखने के बाद आप इसको ऐसे यूज़ में ले सकते हो। अभी आपको दिखाते हैं कि थेपड़ी कैसे बनती है। सबसे पहले आपको लेना है ताज़ा गोबर, और उसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी मिक्स करना है, आवश्यकता के अनुसार ही करना है, और फिर उसको अच्छे से हाथ से आपको मिला लेना है। फिर आपको हाथ के अंदर ऐसे गट्ठा बना के और रिंग के अंदर उसको रखना है, और उस ऊपर से उसको थपा देना है। उसको ऊपर से थपाने पे आप देख सकते हो अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और इसके ऊपर आप अगर ओम का बनाना चाहते हो तो ओम का, स्वास्तिक का, या कोई सा भी आप देख सकते हो कैसी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और इसको अगर आपको निकालना है तो निकालने का बहुत इजी तरीका है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। ये रिंग अलग हो गई। ये करीबन 3 से 4 घंटे बाद में इसको आप पलटी कर देना। अगर धूप में 3-4 घंटे रह जाती है तो इसको पलटी कर देना। दूसरा आप देख सकते हो ये ओम का है, ये ओम का है।
ये आपके सामने ओम बन गया है और इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। और इस सभी थेपड़ियों का सेम ही सिस्टम है। इनको करीबन 3 से 4 घंटे बाद में यहाँ पे चेंज कर दो ताकि नीचे कीड़े वगैरह नहीं लगे। इनको अच्छे से आप बना सकते हो और इनका भी ये सेम ही तरीका है दोस्तों बनाने का। ये आप देख सकते हो, ये हो गया, ये हटा लिया, ये 4 छेद आ गए, ये क्रॉसिंग आ गई और इस रिंग को ऐसे निकाल लो। एक आदमी 1 घंटे में लगभग 100 से ज़्यादा थेपड़ी बना सकता है। और इसके जो यूज़ है और इसका क्या मार्केटिंग का क्या तरीका है, अभी हमारे साथी ईश्वर सिंह जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय गौ माता। मित्रों, जैसा कि कल आपके साथ रूबरू हुए थे और आज फिर से हम आपके सामने आए हैं कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ अच्छा कहने, अच्छा आपसे सुनने, आपकी टिप्पणी के रूप में कुछ वापस अच्छी चीज़ें आपसे लेने के लिए और दुनिया को कुछ अच्छा संदेश देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो आज अपन बात करेंगे विशेषतः थेपड़ी के बारे में। कल अपन ने गोकास्ट लकड़ी के बारे में बात की थी, उसका भी अपन साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन विशेषतः अपन थेपड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। गौ माता के गोबर द्वारा बनाई गई थेपड़ी के उपयोगों के बारे में अपन बात करेंगे। प्रथम दृष्टया अपन ये जो थेपड़ी आपके सामने है, आपने देखा होगा पहले अपने घरों में महिलाएं थेपड़ियाँ बनाती थी और उपयोग में लिया करती थी। लेकिन आधुनिक युग ने, मशीन ने जैसे ही इस आधुनिक युग में आई तो इन थेपड़ियों की जो उपयोगिता है वो लोगों के समझ से बाहर हो गई, क्योंकि लोग इसको सिर्फ एक परंपरा के रूप में मानते थे या इस चीज़ को ये समझते थे कि ये थेपड़ी इसलिए लिया जाती है कि पहले आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर थे। नहीं, हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने इनके पीछे बहुत बड़ी आधुनिकता और वैज्ञानिकता इनके पीछे छुपी हुई थी, लेकिन अपन उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। लेकिन आज दुनिया इस जहरीले वातावरण में और इस केमिकल भरे वातावरण में जब रोगों से ग्रसित हो रही है तो वापस पूरी दुनिया रिसर्च जो कि पुनः खोज कर रही है अपनी परंपराओं के लिए, अपनी परंपराओं को वापस ढूंढ रही है कि सनातन धर्म के अंदर ये परंपराएं क्यों थी, वास्तव में ये आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के लिए थी या इनके पीछे वास्तव में मानव कल्याण का कोई रहस्य छुपा हुआ था। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें वापस सामने आ रही है। कहते हैं कि पेड़ की छांव सुबह इधर होती है लेकिन शाम को इधर होती है, फिर का सूर्य सुबह जब अपना रूप लेता है शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से वह रोशनी देने के लिए और जीवन दान देने के लिए पृथ्वी पर अपनी किरणें बिखेरता है। उसी तरह आज अपनी परंपराएं फिर से अपने सामने आने लग गई है अपनी ज़रूरत बन के। तो थेपड़ी का उपयोग अपन घर से शुरू करते हैं। घर के अंदर सबसे पहली बात यह है कि अपन खाने बनाते हैं तो अपने पूर्वज चूल्हे पे खाना बनाया करते थे। हालांकि अभी देश में अपने मुहिम चल रही है कि हर घर के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचा के और महिलाओं को जो चूल्हे की जो धुआं थी जो उससे बचाया जाए। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हम उस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन धुएं के साथ साथ अपने जो खाने की जो गुणवत्ता थी वो दिनों दिन खराब होती जा रही है। जो अपन गैस उपयोग में लेते हैं, गैस के ऊपर जो अपन खाना बनाते हैं वो पूर्णतया एक तो पक नहीं पाता है, और जो गैस के द्वारा जो चारों तरफ अपने रसोई के अंदर जो क्लाइमेट होता है, जो वातावरण होता है उस गैस के द्वारा, वो अपने जो सब्जियों पे और जो अपने ऊपर जो दुष्प्रभाव करता है, उसकी वजह अगर अपन चूल्हे पे खाना बनाएं तो चूल्हे का खाना हमेशा कम से कम 20 या 30% अपने स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और धुएं की बात रही, धुआं हमेशा लकड़ी से ज़्यादा होता है, उसका ये सबसे बड़ा सदुपयोग है। अगर अपन थेपड़ी से और गोकास्ट लकड़ी जो कि कल भी आपको बताई गई थी, इनसे अगर अपन चूल्हे पे खाना बनाए तो पहला फ़ायदा अपने इनसे धुआं कम होगा, और अगर धुआं होगा तो उस धुएं के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ऑक्सीजन से अपने जो रोटी बनाने वाला है उसको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलेगी, प्लस जो आसपास में लोग हैं, घर के अंदर जो वातावरण है उसमें भरपूर ऑक्सीजन पर्याप्त होगी। तो इससे ये नुकसान नहीं देगा। जो अपन लकड़ी जलाते हैं वो नुकसान देती है, वो इसलिए देती है कि वो जलाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड देती है, इसलिए उसका धुआं नुकसानदायक होता है। इसका धुआं नुकसानदायक इसलिए नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होगी। तो
इससे दो फायदे होंगे। एक तो अपन को ऑक्सीजन मिलेगा, एक चूल्हे पे खाना बनाने से अपना खाना है वो पकेगा अच्छा, उसकी गुणवत्ता है जो नष्ट नहीं होगी, वो अपने शरीर के अंदर सारे पौष्टिक जो आहार है अपन को पूर्णतया मिलेंगे, जो अपने अनाज में होने चाहिए वो मिलेंगे। इसके अलावा अपने वन बचेंगे, अपने पेड़ पौधे बचेंगे, जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब पेड़ बचेंगे ही नहीं तो अपन को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, तो अपन जिएंगे क्या, इन मशीनों का क्या करेंगे, इन बड़े बड़े बंगलों का क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपन को स्वस्थ जीवन चाहिए। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वन जब तक रहेंगे तभी तक अपना जीवन रहेगा, इसलिए अपन को इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसके फ़ायदे मैंने बताए आपको। इसके अलावा ये अपनी लकड़ियों से सस्ती रहती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अपन जब लकड़ी काटते हैं और वो जब घर पे लाते हैं तो वो जिस मूल्य में अपने पास आती है उससे कम मूल्य में अपने को ये प्राप्त हो रही है। और दूसरा फ़ायदा ये, अपन जब लकड़ियाँ आती है, ज़्यादातर हमारे राजस्थान में खेजड़ी की लकड़ी को काम में लिया जाता है, तो जो कंटीली जो लकड़ियाँ हैं उनको अपन चूल्हे में जलाने काम लेते हैं, जिनसे अपनी जो महिलाएँ हैं घर में उनके हाथ भी कटते हैं, उनके हाथ फटते भी हैं। ये इतनी मुलायम और स्मूथ है, आप इसको किसी तरह से भी घुमाइए, किसी तरह से काम में लीजिए, महिलाओं को कहीं भी इसको दिक्कत नहीं होगी काम में लेने में, और स्वास्थ्य के लिए तो फ़ायदेमंद है, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, और मूल्य के अंदर ये फ़ायदेमंद है। अब अपन आते हैं दूसरे फ़ायदे में। अगर इसको यज्ञ में काम में लिया जाए तो धार्मिक रूप से देखें तो अपने गौ माता है, जो कि गोलोक जाने के लिए मोक्ष का द्वार है, स्वर्ग का द्वार गौ माता है, उसकी सेवा। और यज्ञ अपन करते हैं धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए, धर्म के पाए को, पैर को मजबूत बनाने के लिए। धर्म जब तक मजबूत रहेगा तभी हमारे इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर मानव संस्कृति और मानवता वो सही ढंग से जी पाएगी, सुख शांति होगी, अन्न धन के भंडार बढ़े हुए होंगे, चारों तरफ शांति होगी। तो उसके लिए धर्म के अनुष्ठान समय समय पर हमारे ऋषि मुनि साधु संत करते आए हैं। तो उसके अंदर अपन इस थेपड़ी को काम में लें, गोकाष्ठ को काम में लिया जाए। इसके बाद में अपन आते हैं तीसरी पायदान पे, जो कि है हमारे इंसान की, मानव की अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा में कुछ चर्चा अपन ने कल भी की थी गोकाष्ठ लकड़ी के साथ में। आज अपन थेपड़ी के बारे में भी बात करेंगे कि हमारी परंपराएं हैं, जो कि हम उनको परंपराएं कह के उनको निभा रहे हैं, लेकिन उन परंपराओं के पीछे जो विज्ञान है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमें हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमारे पूर्वज जब हमारे घर में कोई शांत हो जाता है, कोई स्वर्गवास हो जाता है, तो उस परिवार के लोग, उसके कुटुंब कबीले के लोग उसे कंधे पे लेके शमशान घाट की तरफ अपन जब अपने शव को अंतिम यात्रा के लिए लेके जाते हैं, उसके मोक्ष द्वार की तरफ जब बढ़ते हैं और सारे परिवारजन उसके साथ में होते हैं, तो एक छोटा बच्चा होता है जो कि आगे चलता है, एक हांडी लेके, एक छोटी मटकी लेके। वो क्यों चलता है? हम परंपरा मानते हैं, लेकिन उस परंपरा के पीछे विज्ञान है, क्योंकि उसके अंदर अपन थेपड़ी जला के और उसको आगे करते हैं। अपने लिए वो परंपरा है, लेकिन उसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जब अपना जो शव है, पहले के समय के अंदर आधुनिक उपकरण नहीं थे, लोगों के पास संसाधनों की कमी थी, तो जो लोग बाहर रहते थे वो जब आते थे उन्हें 2 दिन 3 दिन लग जाते थे, जब तक शव घर पे रहता था उसके अंदर कुछ जीवाणु जो है वो उसके अंदर लग जाते थे, उसके अंदर कीटाणु लग जाते थे, बीमारी फैलने का डर रहता था। इसलिए ये परंपरा बनाई गई कि जब आगे थेपड़ी जलती है, बच्चा जब रहता है, बच्चा छोटा ही क्यों रखा जाता है घर में सबसे छोटा, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो कम होती है, ताकि वो नीचे रहता है तो धुआं नीचे से सारों को, जो पीछे जो भी परिवार वो सब को वो धुआं उनको स्पर्श करती भी जाए, ताकि उसके अंदर कोई जीवाणु या विषाक्त है या कोई जहरीली भी कोई भी चीज़ ऐसी है जो अपने मानवता के लिए नुकसानदायक है या शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको ये धुआं उसको नष्ट कर देवे और अपन को उस बीमारी से बचा पाए। फिर हम जाते हैं आगे, तो शमशान घाट में जाने के बाद में जहाँ पर अपन लकड़ी से दाह संस्कार करते हैं, तो एक तो वही बात आ गई, वापस लकड़ी से करते हैं तो कम से कम एक शव को जलाने में 500 किलो लकड़ी की आवश्यकता होती है। ये मानिए 500 किलो लकड़ी अगर जब अपन लेते हैं तो कितने पेड़ करते हैं? पेड़ करते हैं तो वहाँ पे नुकसान होता है कि हमारे को ऑक्सीजन की कमी होती है,
ऑक्सीजन का जो भंडार है वो कम होता है। और इधर जब 500 लकड़ी जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो फिर ऑक्सीजन का भंडार हम कम करते हैं और जहरीली जो हवा है उसका भंडार हम बढ़ाते हैं। खुद अपने पैरों पे खुद अपन कुल्हाड़ी मारते हैं। वहाँ पे अपन इस गोकास्ट लकड़ी का उपयोग करें तो ये 300 किलो के अंदर उस शव को उसके अंतिम यात्रा तक पूर्णतया पहुंचा सकती है और इसके द्वारा ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलेगी। अपने वन है वो सुरक्षित रहेंगे, पेड़ सुरक्षित रहेंगे, ये वहाँ पे लगाने में सुविधाजनक है और इसके द्वारा जलने पे पूरे वातावरण में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगा। पैसों में कम लगेगी, सुविधाएं रहेगी, दूसरी ऑक्सीजन का भंडार अपन को मिलेगा। इसके बाद में जब अंतिम यात्रा के अंदर अपन शव को जब वहाँ पे अग्नि के हवाले कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं और जब वह शव जल जाता है और उसके बाद में जब अपन घर की तरफ वापस रवाना होते हैं दुखी मन से सारे अपने प्रियजन को अंतिम नमस्कार करके, तो वहाँ पे अपने एक परंपरा है, थेपड़ी है वो दी जाती है। उसके पीछे भी विज्ञान है। वो थेपड़ी वहाँ पे इसलिए दी जाती है कि जब शव जलता है तो उस शव के अंदर जो कीटाणु या जीवाणु लग चुके हैं, थेपड़ी देने से उस अग्नि में अपन जब चिता में थेपड़ी देते हैं तो उसके वो सारे जो जीवाणु वगैरह है जो जहरीली हवा के अंदर जो भी जहरीली बनाती है हवा को, उस थेपड़ी से वो सारे नष्ट हो जाते हैं और अपन जब घर पहुंचते हैं तो अपन रोग से बच जाते हैं, वहाँ के जो आसपास के जीवाणु से बच जाते हैं, कीटाणु से बच जाते हैं। तो उसके लिए अपन ये थेपड़ी की परंपरा अपने चली हुई है, तो वहाँ पे अपन को इस थेपड़ी का उपयोग करना चाहिए। और अपन एक चीज़ देखते हैं कि जहाँ पे अपन शव को रखते हैं तो वहाँ पे अपनी परंपरा है कि अपन ओम लिख के और श्री राम लिख के अपन फिर अपन शव को रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि अगर अपने जो प्रियजन हैं जो आज शव के रूप में तब्दील हो चुके हैं, उनसे अगर कोई जीवन में कोई पाप हुआ है तो वो अगर भगवान के नाम के सहारे अगर जा रहे हैं अंतिम यात्रा के, तो उनको मुक्ति मिले, उनको मोक्ष मिले, ऐसी अपन अपेक्षा रखते हैं। तो इस थेपड़ी में अभी आपने हमारे छोटे भाई, हमारे साथी हरि भाई ने आपको बताया था, इनके ऊपर ओम का जो चित्रण किया हुआ रहता है, स्वास्थ्य का इनका चित्रण किया हुआ होता है। तो वहाँ पे इसके साथ ओम की ये चित्रण के साथ जाते हैं तो उसको ज़रूर उसको अंतिम यात्रा, उसकी जो जीवन की अंतिम यात्रा में उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हम समझते हैं, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है। तो इसी के साथ भाई लोगों फिर आपसे मिलेंगे किसी अच्छे विषय पे, अच्छे बनने के लिए, अच्छे बनाने के लिए। जय श्री राम, जय भारत, जय गौ माता।